भारत माँ महापुरुषों की जननी है। हमारी इस देश की धरती पे कई महापुरुषों ने जन्म लिया जो न सिर्फ देश के युवाओं के लिए बल्कि दुनिया के यूथ के लिए एक आइकॉन के तौर पर साबित हुए और पथ प्रदर्शक बने। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी इस देश की माटी में जन्म लिया स्वामी विवेकानंद जी ने, जिनकी बताई राह पर पूरी दुनिया के युवा चल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जब जिक्र आता है तो विवेकानंद जी की एक बात जहन में ज़रूर आती है, वो होती है शिक्षा। और उन्होंने कहा है कि शिक्षा का महत्व जीवन में बेहद ज़रूरी है। लेकिन शिक्षा असल में है क्या? शिक्षा मात्र किताबी ज्ञान नहीं है। शिक्षा एक व्यवहारिक ज्ञान है जो आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनालिटी में नज़र आना चाहिए ताकि हम देश के निर्माण में हिस्सेदारी निभा सकें। और इसी सोच के साथ कि हमारा देश का युवा शिक्षित होकर हमारे देश की तरक्की के अंदर योगदान दे और हर सुबह हमसे यूं ही मुलाकात करते रहे, अपने पसंदीदा कार्यक्रम धरती धोरारी में स्वागत, अभिनंदन आपका। मैं हूँ आपके साथ नाहिद अख्तर। दर्शकों, जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा नगरी का जिक्र ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी ज़माने में औद्योगिक नगरी के तौर पर जाने जाने वाला कोटा अब शिक्षा के क्षेत्र में नए परचम चाढ़ चुका है। और यही परचम और यही झंडे हैं जिस वजह से वो पूरी दुनिया में शिक्षा नगरी के तौर पर जाना चाहता है। और जब हम कोटा का जिक्र कर रहे हों और शिक्षक का जिक्र कर रहे हों तो दर्शकों, आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो एक ऐसी ही ख़ास शख्सियत हैं जिन्होंने न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर काम किया बल्कि कोटा का नाम भी रोशन किया। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर अजहर मिर्ज़ा से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच नाहिदा, और मेरे दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा प्यारा प्यारा नमस्कार, सभी को आदाब। बिल्कुल दर्शकों, जब हम बात कर रहे होते हैं कोटा की तो जैसे आप सभी जानते हैं कि देश को नहीं दुनिया को लाखों IITians, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स देने वाला एक ऐसा शहर जहां शिक्षा का महत्व बेहद ज़रूरी है, जहां बचपन से ही शिक्षा के बारे में सिखाया जाता है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे आपका बचपन, क्योंकि कहा जाता है ना कि मैं ज़िंदगी की उस किताब को जब पकड़ती हूँ और खोलती हूँ तो मेरा पहला जो पन्ना होता है वो होता है मेरा बचपन। और वो बचपन ही होता है जो आपकी शख्सियत के अंदर एक बड़ा बदलाव लाता है, आपको कुछ बेहतर इंसान बनाने की ओर अग्रसर करता है। आपका बचपन कैसा था? वेल नाहिदा, बचपन तो बचपन होता है और बचपन गुजर जाने के बाद वो बचपन वापस नहीं आता है। लेकिन हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमने अपना बचपन उस ज़माने में जिया जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, गैजेट्स नहीं थे। तो जो एक बचपन होता है, क्योंकि हमारा नेटिव प्लेस बेसिकली आई एम बोर्न एंड बॉटम फ्रॉम कोटा से ही हैं, लेकिन मेरा नेटिव प्लेस सांगोद है। और जब भी विंटर वेकेशन और समर वेकेशन हुआ करती थी तो हमने अपना मैक्सिमम टाइम हमारा गांव में गुजारा। तो गांव में नदियों पे जाना, वो गली के गेम खेलना, और क्रिकेट में क्योंकि शुरू से शौक़ रहा, स्विमिंग में शुरू से शौक़ रहा। तो बचपन के वो जो शौक़ होते हैं वो शौक़ बहुत मतलब उस जोश के साथ जिए हैं कि हम आज याद करते हैं। क्योंकि आज का जनरेशन को मैं देखता हूँ कि जनरली सिर्फ दे आर वेरी बिजी इन मोबाइल, गैजेट्स की दुनिया हो गई। कहते हैं कि बेटा आप आउटडोर जाएं, कुछ गेम खेलें, लेकिन दे आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। तो बेसिकली बहुत अच्छा बचपन जिया। बचपन में एक्चुअली क्योंकि शुरू से एक कंबाइंड फैमिली में रहे तो बड़ों का प्यार हमेशा मिला, बड़ों का आशीर्वाद हमेशा मिला, क्योंकि दादा दादी हमेशा साथ रहे, बड़े मम्मी पापा साथ रहे, मम्मी पापा साथ रहे। और क्योंकि एक लिटरेट फैमिली थी, पापा बेसिकली एजुकेशनिस्ट थे, गवर्नमेंट टीचर रहे मेरे फादर। और क्योंकि टीचर हैं तो टीचर तो अपनी पूरी लाइफ में बड़ा डिसिप्लिन चाहता है। तो बेसिकली बचपन में बिल्कुल डिसिप्लिन की, अगर क्योंकि पढ़ते तो थे, घर का माहौल भी वो था, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि पापा नहीं हैं और जैसे लगा कि अचानक पापा की गाड़ी की आवाज़ आई, खेलते हुए काम को छोड़ के सीधा किताब लेके बैठना होता था। अच्छा, इसे ही बचपन कहा जाता है बेसिकली। अच्छा, जब शिक्षक सामने होता है और कई बच्चे उसको देख रहे होते हैं, क्योंकि शिक्षक की जिम्मेदारी होती है बच्चों को डांटना, लेकिन जब बच्चे ये जानते हैं ना कि हमारे शिक्षक की भी कभी डांट पिटी, तो ऐसा हुआ है कि आपकी भी कभी डांट पिटी हो? कोई ऐसी गलती बचपन में की हो जिसके लिए अच्छी सी डांट पिट चुकी हो? कई बार हुआ। कई बार ऐसा हुआ कि चूँकि मैं कुछ वक्त खुद के ही स्कूल में पढ़ा, तो रेजिडेंशियल और स्कूल पास ही हुआ करते थे। इंटरवल में क्योंकि गरम लंच करना है तो मैं स्कूल से निकल के घर चला गया। थोड़ा सा लेट हुआ, 10-5 मिनट में लेट हुआ, और जैसे ही मैं स्कूल पहुंचता हूं तो मेरे फादर और मेरे अंकल स्कूल के बाहर कहाँ से आ रहे हैं,
तो सब बच्चों के सामने जो मुझे पनिशमेंट मिला, उसके बाद मैंने अपना लंच कभी घर नहीं किया, हमेशा मेरा लंच मेरे स्कूल में ही हुआ। खास बात ये होती है कि बचपन में हमें जो डांट पिट रही होती है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सबक होती है, जो शायद हम जिंदगी में आगे जब हम बड़े हो जाते हैं बहुत फर्क पड़ता वो है। नहीं करते। बेसिकली एक पहली डांट या पहली फटकार, वैसे मेरे फादर ने मुझे कभी हाथ नहीं उठाया और मैं बड़ा सीधा सा रहा, डिसिप्लिन बच्चा रहा, बड़ा ओबे वाला बच्चा रहा मैं, और मैंने लोगों का रिगार्ड भी किया क्योंकि जो बड़ों ने सिखाया। तो वैसे कभी मुझे कोई इतना पनिशमेंट और इतनी डांट नहीं पड़ी, लेकिन हाँ, जब मैं जब 6th और 7th क्लास में हुआ करता था तो मेरे फादर के कोई दोस्त आए थे, तो उन्होंने जब मेरा टाइम टेबल पूछा कि आपका क्या टाइम टेबल है, और मैं अपना टाइम टेबल तरीके से या अप्रोप्रिएट वे में नहीं बता पाया, तो उस दिन मेरे फादर ने बाद में जाके समझाया कि देखो, अगर आज आपने टाइम टेबल बनाया होता और आज आप इनका आंसर कर पाते तो ये हमारी इमेज के लिए एक बड़ी बात होती। तो उस दिन वो मुझे एक सबक मिला कि नहीं, एक टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि जब टाइम टेबल होता है तो हमारी पूरी रूटीन लाइफ उस हिसाब से होती है। और मैंने इस बात को महसूस किया कि उसके बाद जब वो टाइम टेबल बना तो मैंने आगे की जो मेरी फ्यूचर वाली जो लाइफ थी, मैंने हमेशा उस टाइम टेबल को मेंटेन किया, और डेफिनेटली मैंने वो टारगेट भी अचीव किया जो टारगेट मैंने उस टाइम टेबल को बनाते टाइम फिक्स रखा था। बात है, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। और शायद हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में, ना सिर्फ जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हो, बल्कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में अपना एक टाइम टेबल ज़रूर बनाना चाहिए। अच्छा, एक ख़ास बात पूछना चाहूँगी, जब कोटा के बच्चे होते हैं तो चूँकि पूरी दुनिया के बच्चे वहाँ पे मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आ रहे होते हैं, तो जो ख़ुद कोटा में पैदा हुए होते हैं और पढ़ रहे होते हैं, तो उन पे ज़्यादा दबाव होता है, प्रेशर होता है कि आपको पढ़ना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और उन बच्चों का भी ख्वाब ऐसा ही होता है। बिल्कुल। तो आप क्या बचपन से ही ये ख्वाब था डॉक्टर बनने का, या क्या रहा जहां आपने अपनी शिक्षा MBBS की और अग्रसर की, ये सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है? मेरे फादर के कई दोस्त जो कि कोटा के डॉक्टर, रिनाउंड डॉक्टर रहे और CMHO की पोस्ट तक रहे, वो जब भी हमारे पास घर में आया करते थे, क्योंकि हम उनको देखते थे, तो वो शुरू से हमारे लिए बड़े इंस्पायर रहे कि हमें कुछ बनना है, डॉक्टर बनना है। और कुछ बचपन की उनकी वो मोटिवेशनल बातें और कुछ टिप्स, तो बचपन में एक सोच लिया था कि बनना तो डॉक्टर है। और क्योंकि 2000 में मेरी 12th हो गई थी, और 2000 में ही मैंने एक्चुअली अपनी मेडिकल जो है रशिया सेंट पीटर्सबर्ग से की है। और अब्रॉड जाने के पीछे कुछ और भी कॉन्सेप्ट थे कि जब बाहर जाते हैं तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक आप में सेल्फ डिसीजन की पावर, घर वालों से दूर रहने के बाद एक आपको, क्योंकि एक ऐसे एनवायरनमेंट रहना, एक नया कल्चर सीखना है, तो बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। इसीलिए इंडिया को छोड़ के, और मैं रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि बेसिकली कॉन्टिनेंटल यूरोप का आता है, तो एक यूरोप का कल्चर मैंने 7 साल देखा, और वो जो कल्चर देखा, जो वहाँ से सीखा, उसका बहुत बड़ा बदलाव और बहुत बड़ा, जिसे बोलते हैं माइलस्टोन, जो एक लाइफ में चेंजेस हुए, वो डेफिनेटली वहाँ के उस कल्चर और वहाँ की लाइफस्टाइल की वजह से भी हुए। बिल्कुल, जब हम दुनिया देख रहे होते हैं, वो बदलाव कहीं ना कहीं ना सिर्फ हम अपने आसपास चाहते हैं, बल्कि कोशिश करते हैं कि हमारे देश में भी वो सब होना चाहिए, क्योंकि आज भारत बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन कई देश हैं जो या मैं अगर आज से 20 साल पहले की बात करूं तो कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों में नहीं थे। ऐसी कौन सी बातें थी जो वहाँ के कल्चर ने आपको प्रभावित किया, जो लगा आपको यहाँ पर होना चाहिए, और जब आप उनको यहाँ देखते हैं अप्लाई होते हुए तो खुशी होती है, तो कौन कौन सी चीज़ें थी? हाँ, चूँकि 20 साल पुरानी बात है, जब 2000 में मैं रशिया गया, तब रशिया में जाके जो पहली चीज़ें देखी कि रशिया को अपनी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा प्राउड है। दे आर प्राउड देयर लैंग्वेज। अगर आप वहाँ जाते हैं तो वो इस बात को जानते हैं कि अगर आप हमारी कंट्री में हैं तो यू शुड स्पीक ओनली इन रशियन। तो एक वो पहला एहसास हुआ कि नहीं, हमारी भी लैंग्वेज में वो कमांड होना चाहिए, और सरकार का वेलकम मैं इस बात के लिए करता हूँ कि जो नई पॉलिसी आई है उसमें लैंग्वेज को बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। दूसरा, एक नेशनलिज्म वहाँ मैंने देखा कि वहाँ आफ्टर 12th एक कल्चर है कि 12th पास करने के बाद हर बच्चे को वहाँ 3 साल अपना मिलिट्री में देना है। जो वो वहाँ मिलिट्री में, तो 3 साल जब बच्चा मिलिट्री में देके आता है तो उसके लिए वो एक देशभक्ति उसके अंदर डेवलप हो जाती है। वो हमेशा अपनी कंट्री के लिए पॉजिटिव, और पॉजिटिव के साथ डेफिनेटली उसके विकास के लिए हमेशा सोचता है। तीसरा जो मैंने वहाँ देखा, वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब नारी शक्तिकरण, जहाँ हम देखते थे सिर्फ और सिर्फ वुमेन वर्किंग, और वो एक चीज़। उसके बाद साफ सफाई। तो जब हमारी सरकार अभी पिछले 7 साल 8 साल से लगातार
स्वच्छ भारत अभियान पे बहुत बड़ा वर्क कर रही हैं और उसके बाद बहुत चेंजेस आए हैं। हाँ। टॉयलेट्स घर घर बनाए जा रहे हैं, तो ये भी एक था। तो वो जो क्रांति आनी थी, जब मैं पहली बार वहाँ गया तो क्योंकि उस समय तक शायद इंडिया में कोलकाता के अलावा हमारी मेट्रोज नहीं थी। हाँ। लेकिन 2003 या 4 के बाद दिल्ली मेट्रो का काम चालू हुआ, उसके बाद जयपुर में, और उन कुछ सालों में आज हम देखें कि आज हमारे यहाँ पे कितनी जगह बुलेट ट्रेन मेट्रोज चल रही है, जबकि वो हमने पहली बार वहाँ देखी थी। तो डेफिनेटली हम बहुत ग्रो कर रहे हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं मानता हूँ कि अभी इस वक्त हम सबसे बड़ी शक्ति के तौर पर पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी खास बात है। और स्वच्छ भारत अभियान में ना सिर्फ सरकार का बल्कि आम नागरिकों का एक अच्छा योगदान रहा। इसमें हर व्यक्ति ने इसका आपकी बात करते हुए बताना चाहूँगा कि 2015 में जब मोदी जी ने एक अभियान चलाया था, भारत सरकार ने एक अभियान चलाया था स्वच्छ भारत अभियान, उसको हमने बहुत सीरियस लिया और हमने तकरीबन 5000 बच्चों की रैली के साथ स्वच्छ भारत अभियान की एक बहुत बड़ी रैली, बहुत बड़ा मेला, और इस बात की कैंपेनिंग 10 से 15 दिन पहले से बच्चों ने अपने लिए नोटिस बोर्ड, कई सारे लाइक स्लोगन कई तैयार किए। तो जब वो प्रोग्राम आया तब तक हमारे बच्चे उस बात के लिए एडजस्ट हो चुके थे कि नहीं, इन फ्यूचर वी हैव टू क्लीन आवर इन्वायरमेंट, आवर होम, आउट ऑफ द एरिया, एवरीथिंग। तो इस कैंपेनिंग का, इस अभियान का फर्क पड़ता है, और वो हमारे कोटा के इतिहास में स्कूल से अगर बात की जाए तो वो सबसे बड़ी कैंपेनिंग थी। बहुत। और उसमें इस कैंपेनिंग के पीछे जो हमें मोटिवेशन था, जो श्रेय था, जो माननीय ओम बिरला जी जो लोग स्पीकर हैं, उनका एक विजन था, उसको हमने आगे कंटिन्यू किया। बहुत खूब। अच्छा, यहाँ जिक्र करूँगी, जब आप MBBS करके आए, डॉक्टर बन के आए, और उसके बाद आपने शुरू किया डॉक्टरी का पेशा, वापस भारत आना। हाँ। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चे विदेश पढ़ने चले जाते हैं तो माता पिता तो ये कहते हैं कि अब गया, अब पता नहीं कब आएगा। वो वापस लौट के आना कितना ज़रूरी है और कितना फ़ायदेमंद होता है, वो ना सिर्फ खुद की ग्रोथ के लिए बल्कि देश की ग्रोथ के लिए कितना ज़रूरी होता है। एग्जैक्टली। कई लोग जब चले जाते हैं तो रुक जाते हैं, लेकिन मैं जब पहले दिन गया था तब से यही विजन था कि क्योंकि डॉक्टर बनना है, आगे सबसे पहले अपने नेशन पे अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको सर्व करना है, फिर अपनी सिटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्व करनी है। और डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स ने अगर हमें पढ़ाने लिखाने के लिए बाहर भेजा है तो बाद में हमें उनका भी फ़र्ज़ अदा करना है। तो हमें उनके साथ रह के, उनकी छत्र छाया में, उनके आशीर्वाद में वो काम हमें करना ज़रूरी होता है। तो मेरा पहले से ये मन था कि मुझे इंडिया ही आना है, यहीं काम करना है, और क्योंकि वहाँ से बहुत कुछ सीखा तो वो एक्सप्लोजर यहाँ और हमारे लोगों को उसका फ़ायदा हो, इसलिए मेरा पहला से डेडिकेशन था कि मुझे इंडिया में ही काम करना है। फ्यूचर में मेरा कभी कोई प्लान नहीं था। बहुत खूब। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप शिक्षा अगर बाहर से कर रहे हो, आप बाहर जाके एजुकेशन ले रहे हो, पर ज़रूरी है कि जो शिक्षा ले रहे हो वो आपके खुद के देश के निर्माण के लिए बेहद ज़रूरी है। ये भावना होना चाहिए, और ये इसकी मैं आपकी तारीफ़ भी करूँगी। जब आप वापस आए MBBS करने के बाद, डॉक्टरी पेशा जो शायद भगवान, जो अगर मैं ये कहूँ कि हमारी इस धरती के भगवान कहे जाते हैं, भगवान स्वरूप पेशा है, और एक सेवार्थ पेशा है जिसके अंदर ये कहेंगे कि अनगिनत दुआएं मिलती हैं। बिल्कुल। कैसे शुरुआत रही, और उसके बाद आपने ये सोचा कि मुझे इस सेवार्थ पेशे के साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा सेवार्थ पेशा अपनाना चाहिए, मुझे डॉक्टरी के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों का बैलेंस करना आसान नहीं था। कैसे आसान किया, और मेडिकल प्रोफेशन के साथ कैसे आप एजुकेशन में आए? पहले तो मैं अपना वो विजन बताता हूँ कि मेरे फादर ने जो मुझे डॉक्टर बनाने के पीछे जो कॉन्सेप्ट था, कभी भी ये नहीं था कि डॉक्टर बन के आपको अर्न करना है या लोगों से कमाना है। उनका पहले से एक कॉन्सेप्ट था कि इफ़ यू आर डॉक्टर यू हैव टू सर्व योर प्रोफेशन फॉर ह्यूमैनिटी। आपको लोगों के लिए काम करना है। मुझे आज भी वो दिन याद है कि मेरी जब इंटर्नशिप का पहला दिन था, उसके एक दिन पहले मेरे फादर, मेरी मदर मेरे साथ बैठी। फादर ने मुझे एक बात कहा कि फाइनेंशियली कोई क्राइसिस नहीं है, तुम्हें हॉस्पिटल में जाके सिर्फ ये देखना कि कौन लोग कितने ज़रूरतमंद हैं, और ज़रूरत उनकी ऐसे पूरी हो कि सीधे हाथ से हो, उल्टे हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ इस बात का ध्यान रखना। और मैंने डेफिनेटली इस बात का ध्यान रखा। कुछ दिनों बाद मैं देखता हूँ कि छुपी हुई चीज़ें भी उभर के आती है, और उस बात से मुझे मेरे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनकी बड़ी ब्लेसिंग, उनका बड़ा प्यार मिला। और डेफिनेटली जिनके लिए किया उन्होंने तो किया ही किया, लेकिन एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप हो गया कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिलने लगी। और जो फादर ने जो बात कही थी कि सेवा करना है, तो जब वो करने लगे तो उसका एक एंजॉयमेंट बहुत अलग था। और चूंकि 2 साल में कोटा
MBS हॉस्पिटल में एज ए लाइक 1 साल की मेरी इंटर्नशिप रही, 1 साल की मेरी जूनियर लोकमशिप रही। आगे फ्यूचर में मेरा PG का प्लान था, पर चूँकि हमारी जो एजुकेशन संस्था हैं वो ग्रो कर रही थी, बढ़ रही थी, और चूँकि कोटा शिक्षा की नगरी है, लोग डॉक्टर बन रहे हैं, और क्योंकि हम भी इसी से बैकग्राउंड रखते थे, तो क्यों ना हम अब लोगों को डॉक्टर बनाएं और क्यों ना हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात के लिए तैयार करें। तो मैंने अपने प्रोफेशन को साथ में जारी रखा और अपने एजुकेशन जो हमारी संस्था है उनको भी मैंने पैरेलली साथ लेके चला। चूँकि विदेश गया हुआ था, चीज़ें देखी हैं, कल्चर देखी हैं, तो किस तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए उस चीज़ को और कितना अच्छा डेवलप कर सकते हैं वो हमने चालू किया। और आज हम इस बात पे बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि आज हमारे स्कूल से कई सैकड़ों बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने कई बच्चों का फेलिसिटेशन भी किया। तो मुझे आज मेरे फादर की बात याद आती है, मतलब याद करता उस वक्त याद किया जब उन्होंने कहा था कि बेटा आज तू डॉक्टर है, इस सीट पे आके बैठो, कई डॉक्टर बन जाएंगे, वो बनते हुए हम देख रहे हैं। तो इसीलिए मेडिकल फील्ड से एजुकेशन फील्ड में आए, क्योंकि कई सारे नर्सिंग संस्थाएं भी हम लोगों की चल रही हैं, तो वहाँ भी हमारे को बच्चों को पहले दिन से वो सिखाना होता है, क्योंकि हमने जिया है, हमने मेडिकल को मेडिकल हमारे खून में रही है। उल्टी करता हुआ पेशेंट भी आपका उतना ही अजीज है जितना आपके घर का आदमी है, तो हमें वो भाव और वो सेवा सिखानी है। तो हमारे क्योंकि नर्सिंग और BSc नर्सिंग कॉलेजेस हैं, तो उन बच्चों को वो भाव और वो भाव दिया जाता है कि आपको किस के लिए तैयार होना है और किस डीप तक आपको तैयार होना है। तो हमारे बच्चे वैसे तैयार होते हैं और बहुत अच्छे रिकॉर्ड कायम किए हैं। और हमारे कई बच्चे कोटा के बड़े बड़े संस्थानों में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में इस वक्त हैं। और जब अगर हम स्कूल की बात करें तो हमारे कई ऐसे बच्चे हैं कि 2 साल पहले हमारा एक बच्चा शोएब आफ्ताब, जिसने नीट एग्जाम में इतिहास रचा, 720 आउट ऑफ 720, उससे पहले कोई बच्चा नहीं लेके आया। वो हमारे लिए बहुत बड़े फख्र, बहुत बड़े गर्व की बात थी। ऐसे ही हमारे यहाँ की एक स्टूडेंट है वंशिका शर्मा, उसने 17 बार OMG वर्ल्ड रिकॉर्ड को क्रैक किया है, तोड़ा। एट द सेम टाइम शी कैन राइट लाइक लेग स्टेबल इन बोथ हैंड। और भी प्राउड की बात है कि उसे OMG ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ये हमारे बच्चे हैं, जब हमारे बच्चे इस लेवल पे जा रहे हैं तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। और डेफिनेटली हम इन बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हमारी एक पूरी टीम है जो 24 आवर्स इन बच्चों के लिए वर्क करती है, सोचती। दूसरा, एक्चुअली मेरे फादर का एक और एम है, क्योंकि मेरे फादर अगर देखे जाएं तो बचपन में फाइनेंशियली थोड़े से क्राइसिस थे, तो उन्होंने अपनी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल किया। और वो एजुकेशन को समझते हैं कि हाउ इज़ इम्पोर्टेंट एजुकेशन फॉर अस एंड फॉर सोसाइटी। तो चूँकि लोगों के पास अगर पैसा होता है तो दे कैन अफोर्ड अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स और कहीं भी बच्चे भेज सकते हैं। लेकिन वो पेरेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनकी तमन्ना है या उनका मन है कि मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छी एजुकेशन दूँ, तो ऐसी कुछ संस्थाएं हमने खोली हुई है जो हम बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते हैं और बहुत मिनिमम फीस में। सिर्फ वहाँ हमारा जो एम है या जो मोटो है, सिर्फ एजुकेशन को प्रमोट करना, और इतना सा होता है जितना हम उस पर लगा देते हैं। तो ये एक एम है जो हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। और जब बच्चा पढ़ेगा तो फिर विकास होगा, और विकास होगा तो फिर देश तरक्की करेगा और फिर हम पूरी दुनिया में छाएंगे। जैसे आज हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, बहुत वो दिन दूर नहीं है कि जब हम बहुत जल्दी बन जाएंगे। बिल्कुल, और वो सब बिना शिक्षा के कभी संभव नहीं है। एक बच्चे के जीवन में शिक्षक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो इसलिए भी खास हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं उसका मार्गदर्शक बनता है। और अगर मैं शिक्षक की बात करूं तो ज़िंदगी के पहले शिक्षक होते हैं आपके माता पिता, जो आपको सिखा रहे होते हैं, और वही तरबियत आपकी तालीम के साथ आपकी पर्सनैलिटी के अंदर निखार लाती है। आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है आपके पिता का, जिनके पद चिन्हों पे चलना चाहते हैं। क्या ख़ास बात रही, क्या कुछ सीखा उनसे? बिल्कुल सीखा, और उनके लिए मैं कुछ 2 लाइनों में अपनी बात बोलना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता ऊपर वाले ने मेरी तकदीर में क्या लिखा है, पर जब भी मुस्कुराते हैं मेरे पापा मुझे देखकर, मैं समझ जाता हूँ कि तकदीर बहुत बुलंद है। वाह, बहुत खूब। पापा की मुस्कुराहट से ये अंदाज़ा हो जाता है। पापा की मुस्कुराहट से अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी जी है, और वो वन मैन आर्मी बन के चले। छोटी सी गांव से निकल के कोटा शहर में आए, और आज तकरीबन 27-28 इंस्टीट्यूट के फाउंडर चेयरमैन हैं।
और आज भी रूटेड हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लोगों को जोड़ के चल के लोगों को साथ लेके चलना, और बहुत हम्बल है, बहुत काइंड है। और सिद्धांत एक है, सिर्फ लोगों के काम आ सकूं, लोगों की मदद कर सकूं और लोगों को पढ़ा सकूं, लोगों को एक ऊंची मुकाम पे पहुंचा सकूं। वो एक ऐसी सड़क है कि जिस उस सड़क पे कोई आ जाए तो मंजिल उनको अपने आप मिल जाएगी, जिस मंजिल पे वो जाना चाहते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो डेफिनेटली मेरे आइडियल मेरे फादर हैं, और जितना भी सीखा है, जो भी सीखा है, उन्हीं से सीखा है। और मैं अपने आप को बहुत प्राउड महसूस करता हूँ कि ऊपर वाले ने हमें एक ऐसे आइडियल फादर, इतने 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 खुले दिल के जिंदा दिल आदमी हमें दिए। ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। बहुत बढ़िया, और ज़रूरी भी है, क्योंकि वही हमारी शख्सियत को निखारते हैं। बिल्कुल। जहाँ हमारे साथ शिक्षक मौजूद हो, शिक्षाविद मौजूद हो, वहाँ बात अगर एजुकेशन पॉलिसी की नहीं की हो तो बात कुछ अधूरी सी लगती है। आपसे बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, बहुत लंबे वक्त बाद एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव हुआ है। और ये बदलाव ना सिर्फ हमारे देश के बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा, बल्कि आने वाले समय में मैं अगर देखूं तो देश इसी शिक्षा नीति के दम पर बहुत बड़ी जीत दर्ज करेगा एजुकेशन के मामले में। शिक्षाविद होने के नाते कितना इम्पोर्टेंट था ये बदलाव, और क्या कुछ बदलाव हुए और क्या फ़ायदेमंद रहेंगे वो बच्चों के लिए, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। बिल्कुल नाहिदा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और बेसिकली आई एम वेरी प्रिविलेज कि मुझे इसका आंसर देने का मौका मिल रहा है। 2020 में अमेंडमेंट हुआ, और चूंकि 2023 तक इम्प्लीमेंट होना था, लेकिन ड्यू टू कोरोना काल और पेंडेमिक की वजह से होल्ड हुआ। तो जो छोटी छोटी बातें मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहूँ कि पहले जो एजुकेशन सिस्टम है वो 12 साल का होता है, 1st to 12th, जिसमें दो बार हमें बोर्ड के एग्ज़ाम देने होते हैं। हम अपने स्टेट बोर्ड में होते हैं, सेंट्रल बोर्ड के भी एग्ज़ाम होते हैं। नई पॉलिसी जो बनी, और इस पॉलिसी के पीछे जो विजन था कि गांव की ग्राम पंचायत से लेके और मेट्रो सिटी तक के बच्चों की सेम एजुकेशन हो, ताकि ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट हो। हाँ, तो वो जो 12 साल का कॉन्सेप्ट है उसको हटा के 5+3+3+4 टोटल 15 ईयर में इस एजुकेशन सिस्टम को कन्वर्ट किया। बेसिकली पहले बच्चों को फर्स्ट क्लास में बुलाते ही पहली क्लास में बच्चों का एग्जाम को ऑर्गेनाइज करवाया जाता था। नई पॉलिसी में आपको जो इनिशियली 5 साल दिए हैं, जिसे फाउंडेशन कोर्स कहा गया है, उसमें 5 साल बच्चे को कुछ नहीं करना है। 5 साल से बच्चे को स्कूल आना है, खेलना है, कूदना है, मस्ती करनी है, कपड़े गंदे करने और घर जाना है। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो बच्चे को आना है, खाना खाना है, कुछ रेम्स कुछ पोएम सीखनी और घर जाना। यानी बच्चे को नर्सरी क्लास से लेकर 2nd क्लास तक कोई एग्जाम नहीं, कोई बात नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, सिर्फ आना जाना बैठना और कुछ ओरल सिस्टम पे हमें आना है। जब हम 2nd स्पेल की बात करते हैं 5 के बाद 3, तो 3rd क्लास से लेके और 6th क्लास का जो हमारा अब आगे का जो कॉन्सेप्ट है 3rd 4th 5th क्लास तक का जो है, उसमें बच्चों को स्कूल के अंदर कुछ बेसिक एजुकेशन में दे रहे हैं। और चूंकि अभी मैंने कहा कि नई पॉलिसी बनी है तो हिंदी के लिए तो हमारी नेशनल लेवल पे, नेशनल लैंग्वेज पे उसमें काफ़ी अमेंडमेंट किया और नेशनल लेवल को समझाया गया कि हमारी नेशनल लैंग्वेज एक होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं इंडिया में हर स्टेट की अपनी एक अलग लैंग्वेज है, और हमें ये इस बात का एहसास होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हर जगह लैंग्वेज चेंज हो रही है, समझ में नहीं आता कि हम इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया आ चुके हैं। तो वो जो एक पॉलिसी है कि एटलीस्ट हमारी नेशनल लैंग्वेज सबको आए, उसके बाद आपकी जो भी स्टेट लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है, डेफिनेटली आप वो बोलें, लेकिन वो आपको आना चाहिए। इसके बाद अगर हम इस पॉलिसी की आगे बात करते हैं तो जब 6 से और 8 तक की ये पॉलिसी आगे जो +3 ऐड हो रहा है, तो उसमें बहुत अच्छी पॉलिसी ये रही कि 6 से 8 तक के 6 क्लास से बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं, क्योंकि आने वाला ज़माना सॉफ्टवेयर का, टेक्नोलॉजी का है, तो कोडिंग सिखा रहे हैं। कोडिंग के साथ वोकेशनल कोर्स को इम्प्लीमेंट कर दिया है। बेसिकली वोकेशनल कोर्स आफ्टर 11th पहले इम्प्लीमेंट हुआ करते थे, अब 6 क्लास से बच्चा कारपेंटर भी बन रहा है, तो पेंटर भी बन रहा है, तो लाइक वो टेलरिंग भी कर रहा है, वो कशीदा भी कर रहा है, और वो लेबर का वो एनी काइंड ऑफ वोकेशनल कोर्स वो 6 क्लास से सीख रहा है, ताकि जब तक वो 12 तक पहुंचेगा वो काफ़ी कुछ सीख चुका होगा और प्रोफेशनलिज्म उसमें आ चुका होगा। उसके बाद कुछ लैंग्वेजेस हैं, कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि बच्चों के लिए है।
अब क्योंकि पहले की जो पॉलिसी है कि आपको 10th के बोर्ड, अब यहाँ आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना। एग्ज़ाम का कल्चर भी कितना अच्छा चेंज किया है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि बच्चों को पहली ये समझा दिया जाएगा कि एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के मार्किंग किस बिहाफ पे कि आपकी क्लास की परफॉर्मेंस, आपके फ्रेंड्स के रेफरेंस, कि आपके दोस्त आपको कितने मार्क दे रहे हैं, आपके टीचर आपको कितने मार्क दे रहे हैं, और आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या है, इस बात पे आपको अब मार्किंग मिलेगी। उसके बाद अब हम 9 से लेकर 12 तक चलते हैं, तो 9 से लेकर 12 तक में हमारे अब 10th के बाद पहले जो हमारा कॉमर्स और साइंस और आर्ट्स स्ट्रीम हुआ करती थी, स्ट्रीम को हटा दिया गया है। अब आप 9th क्लास में वट एवर सब्जेक्ट यू लाइक, आपको मैथ्स चाहिए आप मैथ्स लें, आपको अकाउंट्स चाहिए आप अकाउंट्स लें, आपको ज्योग्राफी चाहिए आप ज्योग्राफी लें, आपको जो सब्जेक्ट पसंद है आप वो सब्जेक्ट लें, और आगे अपना प्रोफेशन उस सब्जेक्ट में बनाएं। तो ये एक बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से हो गया है, अदरवाइज पहले इस चीज़ को थोपना होता था। 12 तक आपने सब कुछ किया, अब आपको कोडिंग भी आ गई है, आपने आपके पर्सनल सब्जेक्ट भी ले लिए, आपका बोर्ड कहीं नहीं रहा है, आपका 10th में कोई बोर्ड नहीं है, आपका 12th में कोई बोर्ड नहीं है। बच्चा एक फ्री माइंड से एक फ्री एजुकेशन ले रहा है, क्योंकि अब उसका पसंद का सब्जेक्ट है, तो वो अपने डीप इंटरेस्ट उन चीज़ों को पढ़ रहा है। अब हम अपनी ग्रेजुएशन की बात करते हैं, तो पहले ग्रेजुएशन 5 साल में हुआ करता था, अभी ग्रेजुएशन का टाइम ऑफ ड्यूरेशन 4 साल का कर दिया है, लेकिन ग्रेजुएशन में बहुत शानदार इम्प्लीमेंट है। पहला 4 साल का है, अगर बच्चा 1 साल अपनी ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स बोलेंगे, 2 साल कर रहा है तो वो डिप्लोमा है, 3 साल कर रहा है तो वो आपका डिग्री है, और अगर 4 ईयर कर रहा है तो वो आपकी रिसर्च हो गई है। अभी हम देखते हैं कि किसी बच्चे ने किसी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से उसने छोड़ दिया, तो उसको वापस रीस्टार्ट करना पड़ेगा। उस पॉलिसी में ऐसा नहीं है, आपने 2 साल का डिप्लोमा किया, 2 साल का गैप लगा, आगे आप चाहते हैं तो आप तीसरे ईयर में एडमिशन लेके आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही है। हाँ, आपकी जो पीएचडी है जो आपकी, वो उसी पॉलिसी के हिसाब से होगी जैसे थी। अब इसके जो कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट हैं वो ये हैं कि जो नई पॉलिसी है उसमें टोटल जीडीपी का 6% एजुकेशन सेक्टर में दे रहे हैं, जिससे बहुत चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होगा। दूसरा, अभी क्या है कि एजुकेशन स्कूल की फ़ी की एक पॉलिसी बनेगी। उसमें अभी कई स्कूल्स अपने हिसाब से फीस चार्ज करते हैं, तो उसमें कैटेगराइज और एक कैटेगरी दे दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से कि दिस इज A, B and C कैटेगरी, एंड A कैटेगरी कैन टेक दिस मच ऑफ फीस, और B कैटेगरी ये वो चीज़ें होंगी। और तीसरा जो इस पॉलिसी के अंदर है कि आपका रिजल्ट ओरिएंटेशन रहेगा और आप मार्केट के हिसाब से अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, यानी तो ये टोटल पॉलिसी मतलब ये पॉलिसी कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमारे देश के जो युवा हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। इस पॉलिसी में फॉरेन लैंग्वेज का भी बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है, यानी आप जब वो 4th फेज में आते हैं, लास्ट 4th फेज में, वहाँ आपको फॉरेन लैंग्वेज भी कंपलसरी की है। और क्योंकि हमें जब आगे फ्यूचर में देश को विश्व गुरु बनाना है तो हमें बाहर भी जाना है, बाहर के लोगों को हमें इनवाइट भी करना है, यूनिवर्सिटीज़ भी आनी है। और इस जो पॉलिसीज़ है इसमें बाहर की यूनिवर्सिटीज़ को इनवाइट किया है, ताकि आपके पास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी होंगी, आपके पास दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी होंगी, तो ये बहुत अच्छा पॉलिसीज़ है। बिल्कुल, और कहा जाता है ना, बदलाव समय की ज़रूरत होती है, और वो बदलाव अगर सही समय पर नहीं हुए तो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ रुकती है। और ऐसा ही शिक्षा नीति के तहत हुआ है, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे बाद ये बदलाव हुआ है और वो बेहद ज़रूरी भी था। और यही प्रार्थना करेंगे कि शिक्षक होने के नाते ये पॉलिसी आपके स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो और बहुत तरक्की करे। आपके जो दोनों प्रोफेशन रहे ना, वो दोनों चुनौतियों भरे हैं, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो शिक्षक हो। बीते कुछ सालों की बात करूं तो ये वक्त जो था ना, शायद कभी कहते ना हम अपने बुरे वक्त को भूलना भी चाहें तो गाहे बगाहे हमें याद आ ही जाता है कि नहीं, मैं तुम्हें उस वक्त ये खूबसूरत याद दे के गया था, जो कहीं ना कहीं आज भी वो करता है। वो एक वक्त था जब कोरोना आया, ऐसी महामारी जो शायद हमारी जनरेशन ने नहीं देखी थी। पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया जो है उससे जूझ रहा था और कहीं ना कहीं उपाय ढूंढ रहे थे। वो वक्त था जब हम सब बिजी थे और एकदम से सब थम गया था, लग रहा था कि समय ही रुक गया। लेकिन 2 जॉब थे, 2 प्रोफेशन थे जो नहीं रुके, जो उस टाइम भी डटे रहे। एक प्रोफेशन था डॉक्टर्स का, एक प्रोफेशन था टीचर्स का, और आपको तो दोनों ही प्रोफेशन की जिम्मेदारी निभानी थी। सबसे पहले मैं ये पूछूंगी, क्योंकि जितना सम्मान डॉक्टर्स के लिए हमेशा से सम्मान रहा है, बहुत आदर रहा है, लेकिन कोविड एक ऐसा टाइम था जब वो सम्मान हज़ारों गुना बढ़ गया है कि जब हम अपनों को जाते देखा, उन्हें उस हाल में देखा और डॉक्टर्स को उन्हें बचाते देखा, तो वो एक रिगार्ड, एक सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ा है। डॉक्टर होने के नाते कितना चुनौतियों भरा था और कैसे उससे पार पाया, ये आपसे जानना चाहेंगे। वो पेंडेमिक, कोरोना काल,
कोई नहीं भूल सकता। वो एक ऐसी घड़ी थी कि कभी ना सोचा था कि कोई ऐसा वक्त आएगा कि सब कुछ थम जाएगा, लेकिन वाकई डॉक्टर्स और वो पूरी मेडिकल फर्टिलिटी जिन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और मैं इस बात पे सबसे ज़्यादा हैरान होता था, देखता था, महसूस भी किया, वो पीपी किट पहन के 8-8 घंटे की ड्यूटी देना, 8-8 घंटे की उस पीपी किट को पहनने के बाद एग्जैक्टली ये कंडीशन। तो हमने जो पहला फेज जो हमारा कोरोना काल का था, क्योंकि उस समय हमें डर बहुत ज़्यादा था और हम बहुत क्यूरियस भी थे, और डेफिनेटली सरकार ने बहुत जल्दी एक्शन लेके उस चीज़ पे बहुत रोक और थाम भी करी। और डर ऐसा था क्योंकि हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये वायरस किस तरह का, इसका म्यूटेशन किस तरीके से होगा। लेकिन डॉक्टर की दाग कि उन्होंने अपनी जान की परवाह करते हुए लोगों को संभाला, लोगों के पास गए, देखा, क्योंकि पेशेंट के लिए जब डॉक्टर वहाँ खड़ा था वो भगवान था। हाँ। उसे मालूम था ये डॉक्टर मुझे बचा लेगा। और पहले फेस में डॉक्टरों ने बहुत मेहनत की और उस मेहनत को हम कभी नहीं भूल सकते हैं, उनके सेक्रीफाइसेस कभी नहीं भूल सकते हैं। और उसके बाद वाकई एक डॉक्टर का और मेडिकल फर्टिलिटी का रिगार्ड भी बढ़ा। हाँ। और गवर्नमेंट को भी समझ में आया कि कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे थे मेडिकल फर्टिलिटी में, मेडिकल इक्विपमेंट्स में, मेडिकल कॉलेजेस में। तो आपने देखा कि इन 2 सालों में कई नए मेडिकल कॉलेज के अनाउंसमेंट हुए हैं। हाँ। स्टेट वाइज कई नर्सिंग कॉलेजों के अनाउंसमेंट हुए हैं, कई आपके छोटे छोटे डिस्पेंसरी, पीसी, सीपीसी, इनके कई आपके अनाउंसमेंट हुए। ये कोरोना काल ने हमें सबक सिखाया। लेकिन हमारी आर्मी, हमारा पुलिस, हमारे लोग, हमारे इन लोगों ने लोगों को घर में रहने के लिए बिल्कुल पाबंद किया। इन्होंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए। अगर हम डॉक्टरों के बात की जाए तो डेफिनेटली दूसरे वॉरियर हमारे आर्मी और हमारी पुलिस जिन्होंने बराबर से साथ दिया। बिल्कुल, और ये सम्मान हम हमेशा उनका करते हैं कि हमारी इंडियन आर्मी या पुलिस है, शायद आज हम सुरक्षित हैं तो सिर्फ उनकी वजह से। और हर चीज कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। इस कोरोना काल ने इंसानियत को भी सिखाया, रिश्ते भी सिखाए। और बहुत बड़ी बात है, अमीरी गरीबी का जो बीच का डिस्टेंस था ना वो भी हटा दिया। हाँ। क्योंकि जब सेकेंड फेज आया और डेल्टा वेरिएंट जब आया तो उस समय सैचुरेशंस बहुत अचानक कम होता है पेशेंट का, ऑक्सीजनों की इतने ज़्यादा क्राइसिस जो हमने कभी शायद नहीं सुने। हाँ। लेकिन उसकी वजह से नई नई फैक्ट्रियाँ बनी, इमीडिएट सारी इमरजेंसीज को फुलफिल किया। तो ये सल्यूट है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को, कि जिन्होंने क्विक एक्शन लिए और लोगों को बचाया। हम बहुत बड़ी हमारी महाहानि हो सकती थी, त्रासदी हो सकती थी, लेकिन अवेयरनेस ऑफ गवर्नमेंट ने हम सबको बचाया। दूसरा सल्यूट हमारे साइंटिस्ट को जिन्होंने इतनी जल्दी वैक्सीन को तैयार किया, और सल्यूट हमारे सब लोगों को जिन्होंने इतनी जल्दी वैक्सीन भी लगवाए। मतलब आप ये देखें कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां अरबों की तादाद में वैक्सीनेशन लग चुकी है। अभी हम ऑलमोस्ट, मतलब इंडिया की अगर हम बात की जाए तो 75% दोनों डोज कंप्लीट कर चुके हैं और 10 से 15% तीसरी डोज पे लोग आ चुके हैं। अब हम समझते हैं कि हमने जब इस महामारी से हम लड़ लिए हैं तो अब ऐसा कोई महामारी नहीं आने वाली है जो हमारी हिम्मत को तोड़ दे। बिल्कुल सर, यहाँ एक बात जानना चाहूँगी, जब भी हम जिंदगी में कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं, और आपका अक्सर मैंने ये देखा है कि आपने सेवा से जुड़े काम बहुत किए हैं। आम सेवार्थ काम जो है वो बहुत किए हैं, और उसके लिए आपको कई रिवॉर्ड्स भी मिले हैं, कई सम्मान भी मिले हैं। वो कौन सा सम्मान है जो शायद आपके दिल के बहुत करीब है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ख़ास है, और आज भी आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है? मैं पहले ये जानना चाहूँगी आपसे। मैं जानती हूँ आपको बहुत कुछ बताना है। चलिए, देखिए, सम्मान तो बहुत हुए हैं, लेकिन सम्मान जो कॉन्फिडेंस आपको देता है, जो मान और सम्मान आपको मिलता है, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। मेरी लाइफ में जो मेरे लिए सबसे बड़े मान और सम्मान की बात, 2019 में कोटा में एक बड़ा शिक्षा का एक प्रोग्राम रखा गया। उसमें उस समय के जो HRD मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल जी, शशांक, वो माननीय ओम बिरला जी जो लोकसभा स्पीकर, उनके साथ कोटा आए थे। उन्होंने उनके हाथों से जो मेरा सम्मान किया, हमारा सम्मान किया, वो मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट था। क्योंकि एक कंट्री का एजुकेशन मिनिस्टर आपको एजुकेशन के लिए अगर आपको सम्मान कर रहा है तो दिस इज़ द प्राइड मोमेंट फॉर मी। और उसके बाद एक और ऐसा मोमेंट, क्योंकि मैं हज ट्रेनिंग स्पीकर भी हूँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग समझाता हूँ, तो हर साल मेरे राजस्थान में कई सिटीज़ के अंदर मेरे प्रोग्राम होते हैं। तो इन सब की एप्रिसिएशन की वजह से मुख्तार अब्बास नकवी जो एक्स माइनॉरिटी मिनिस्टर रहे, उन्होंने मेरा सम्मान किया, उन्होंने उनके मंच में मुझे दिया। तो ये एक मेरा दूसरा मूवमेंट था कि मेरी सोशल सर्विसेज में मुझे यहाँ और एजुकेशन सेक्टर में मुझे एजुकेशन मिनिस्टर से मौका मिला।
तो ये मेरे एक दो वैसे पल थे जो मेरे को लाइफ टाइम मेरे लिए मेमोरेबल हैं। और क्योंकि यानी आपके दोनों ही जो प्रोफेशन कहूँ, चाहे वो मेडिकल हो चाहे वो एजुकेशन हो, दोनों में ही आपको एक बड़ा सम्मान मिला और कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करते हैं ये सम्मान हम। यहाँ सर एक बात और जानना चाहूँगी, कोविड के टाइम मेडिकल फैसिलिटी के साथ तो चेंज हुआ, हाँ। शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी, क्योंकि शिक्षक होने के नाते आसान नहीं थी स्थिति। जो शिक्षक हमेशा ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे किताबों के ज़रिए पढ़ा रहे थे, उनके लिए टेक्नोलॉजी बिल्कुल बदल गई थी। उन्हें अचानक से कैमरे के सामने आना पड़ा था, जो शायद उन्होंने कभी नहीं किया था, और उनका घर ही स्टूडियो बन गया था, और वहाँ से भी वो बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, क्योंकि मोटिव एक ही था कि बच्चों की पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए। वो चैलेंज कितना ज़्यादा था और उसे पार पाना आप लोगों ने कैसे आसान किया? अचानक मार्च में अनाउंसमेंट होता है कि कोरोना काल और लॉकडाउन, कोई कहीं से नहीं निकल सकता है। शुरू के 7 दिन तो समझ में नहीं आया क्या कर रहे हैं, किस तरीके से करें, क्योंकि 1 अप्रैल से नया सेशन चालू, और क्योंकि महामारी ऐसी कि पहले दिन ही अनाउंसमेंट था कि 40 डेज कंप्लीट लॉकडाउन, और उसके बाद भी क्योंकि जो पैनलिस्ट थे वो बता रहे थे कि आगे तक ये लॉकडाउन चलने वाला है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हम सब लोगों को टोटल एजुकेशन सेक्टर पे, पेन इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, कि बच्चों का सेशन चालू है, बच्चों को एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, क्या करा जाए, कैसे करा जाए। तो उस समय क्योंकि टेक्नोलॉजी आ चुकी थी तो टेक्नोलॉजी का भरपूर फ़ायदा उठाया। टीचरों को पहले तो कॉन्फ्रेंसिंग करके समझाया गया कि किस तरीके से आपको इन एप्लीकेशनों को डाउनलोड करना है, अपने बच्चों को करवाना है, और आपके ग्रुप्स बनाने हैं, और किस तरीके से लेसन प्लान जाएगा। हाँ, शुरू के 10 से 15 दिन 20 दिन हमारी टीचरों को भी तकलीफ़ हुई, हाँ। हमें भी तकलीफ़ हुई, लेकिन मैं सल्यूट करता हूँ मेरी उन टीचरों को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी मोबाइल, कभी लैपटॉप और कभी कंप्यूटर नहीं देखा, लेकिन इस कोरोना काल में वो इतना अच्छा कंप्यूटर, इतना अच्छा लैपटॉप चलाने लग गए, और उन्होंने उस सिस्टम में उस एजुकेशन को पढ़ाया कि वो हमारे लिए एक बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन बाद में वही चीज़ एक बहुत सेटिस्फैक्ट्री हम लोगों के लिए रही। और जो हमारा फ़र्ज़ था कि चाहे कंडीशन कुछ भी हो, बच्चों की एजुकेशन किसी भी कीमत पर नहीं रखनी चाहिए। पूरे पेन इंडिया में किसी भी स्कूल सेक्टर ने अपनी एजुकेशन को नहीं रोका। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत खास बात है कि हमारे देश के शिक्षकों ने एक खास जिम्मेदारी निभाई और साबित कर दिया। ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति थी एजुकेशन सेक्टर की। बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं सर जो शायद हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है, वक्त कहता है अभी थम जाओ, कुछ बात अधूरी छोड़ दो ताकि अगली मुलाकात में बहुत कुछ पूरी हो सके। और इस वक्त भी यही तकाजा कर रहा है। लेकिन जाते जाते, चूंकि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं और हमारे देश के कई युवा हैं जो इस वक्त आपसे मुतासिर हो रहे होंगे, आप उन्हें कम शब्दों में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो शुड बी एथलेटिक्स, बिकॉज स्पोर्ट्स आपको डिसिप्लिन सिखाता है, आपको एथलेटिक करता है, आपको मेंटेन करता है, आपके ब्रेन को बहुत प्योर और फ्रेश रखता है। तो एथलेटिक होना चाहिए। गेम, कोई भी गेम हो, गेम को पूरी शिद्दत से खेलना चाहिए। और डेफिनेटली मेरा शौक़ हमेशा से क्रिकेट रहा। क्रिकेट का मौका भी ये मिला कि मुझे वर्ल्ड वाइड सभी इंटरनेशनल क्रिकेटर से मौका मिलने का, उनकी बायोग्राफी है वो उनसे खुद का जानने का मौका मिला। आज टाइम मुझे लग रहा है कि कम है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोल सकता इन चीज़ों पे। और कई बड़े लेवल के क्रिकेट्स भी हमने करवाए। जैसे मैंने बताया कि मैं रशिया गया था, तो मैंने वहाँ पे इंडियन टीम को रिप्रेजेंट किया रशिया में। जब हम क्रिकेट खेलते थे तो वहाँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सबकी टीमें हुआ करती थी। मैंने अपनी लैंग्वेज में वहाँ पे इंडियन टीम को रिप्रेजेंट किया और मैंने पहला कप वहाँ पे इंडिया को जिताया। वो मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट था। तो मैंने अपने खेल को वहाँ पर प्रूव किया कि अगर आप खेलते तो कहीं ना कहीं वो खेल आपके काम आता है। और दूसरा जो है कि अब मेरी तरफ से क्या मैसेज है, तो मैसेज ये है कि जो भी करें 100% करना है। मैं सीधा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं और आपका डेस्टिनेशन से 95% पहले भी अगर आप आंख बंद करके आपकी ड्राइव कर रहे हैं तो रिजल्ट आप देखते हैं क्या होगा, सब कुछ ज़ीरो है। तो काम 100% डेडिकेशन के साथ करें। विजन ये हो कि करना है तो आप डेफिनेटली आप अपना टारगेट अचीव करेंगे। ये मेरे ऊपर है कि मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता, मुझे सोच कर खोना मैं दोबारा नहीं मिलता। वाह, ये मेरी अपनी पर्सनालिटी के ऊपर एक मैंने अपने आप को कोट किया हुआ है इस बात को। बहुत खूब। और कहते हैं कि अपनी शख्सियत को रूबरू ज़रूर कराना चाहिए। तो दर्शकों, आज के इस खास एपिसोड में सिर्फ इतना ही। फिर जल्द मुलाकात होगी धरती धुरारी की खास पेशकश में। तब तक मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।